नहीं महसूस हुआ। हाँ सुनो याद है। अरे यार मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, कोचिंग यहीं पे है। जिस प्रकार एक इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है और जो मरता है तो 5 तत्व में विलीन हो जाता है। वो 5 तत्व क्या थे? मिट्टी, हवा, आग, पानी और आकाश। क्या बोला? मिट्टी भी है। उसी प्रकार सुनो बउआ, प्लीज ध्यान सुनोगे। अब आपका स्टार्ट हो चुका है बिजनेस इन्वायरमेंट। एक इंसान के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, यानी किसी इंसान को अगर जिंदा रहना है तो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। उस इन्वायरमेंट में अगर सब कुछ, ये जो 5 एलिमेंट है मौजूद होने चाहिए। उसी प्रकार एक बिजनेस जो एंटिटी होता है, बिजनेस एंटिटी होता है, जानते हो? बिजनेस ये पर्सनल अकाउंट में आता है, जानते होंगे। और बिजनेस कौन से पर्सनल अकाउंट में आता है? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है। बिजनेस को भी एग्जिस्ट और सरवाइव करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए उसके भी एक इन्वायरमेंट होते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स द एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग जो हमारे आसपास चारों तरफ है। तो वो इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए क्या बिजनेस को हवा, आग, वायु, धरती और फायर ये चाहिए? नो, वो इंसान को चाहिए। वो इंसान के लिए इन्वायरमेंट है। उसी प्रकार बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है? यानी द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो फैक्टर्स होते हैं, तो बिजनेस को अफेक्ट करने के 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर्स और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो इंटरनल फैक्टर्स होता है वो अवॉइडेबल होता है। अवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। वो कंट्रोलेबल हो सकता है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ए बुआ, शांति से बात नहीं करो प्लीज। शांति है ही नहीं क्लास में। ऐसा बात नहीं करो। देखो तुम्हारे आसपास के बात करने से मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है। तो बिजनेस को सुनो, बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए 2 फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो इंटरनल फैक्टर्स मैंने बोला, इंटरनल फैक्टर अवॉइडेबल होता है और कंट्रोलेबल हो सकता है। वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। जितना प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे आप मैनेजमेंट पढ़े होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा फैक्टर कंट्रोल या अवॉइड हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? ये बताइए। इंटरनल फैक्टर को आप क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर हमारे एक्सटर्नल होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वो एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ एलिमेंट होते हैं जिस एलिमेंट को शॉर्ट में हम पेस्टल कहेंगे। चुप रहो एकदम। उस एक्सटर्नल फैक्टर को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? पेस्टल। ये P फॉर हो गया आपका पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? तुम दोनों ना कुछ नहीं सीख पाएगा, ना कुछ समझ पाएगा, ना सुधर पाएगा। तुम दोनों को बोल रहे हो। खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो दोनों। अरे तुमको बोलो क्या में आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है? सुशांत
तू कल ऑप्शन क्या किया था? बात करो पापा से। ए बगल वाला से फोन लो, बात करो। किसी को लेट होता है, सवेर होता है, टाइम पे आया करो। लेट होने का कोई कारण नहीं, और पहले निकलो घर से, और होमवर्क जो मिलता है बना के लाया करो। तुमको भी बोल रहे हैं हम। 12th बोर्ड है, 11th नहीं है, समझ लो ध्यान से। फोन अपना पॉकेट में रखिए सब लोग। बेंच पे किसी का फोन नहीं होना चाहिए एकदम। दो बिजनेस स्टडी के 2 चैप्टर कराए गए थे, उसका नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हेनरी फ्योल कितने प्रिंसिपल बताए थे? 14। और F.W. टेलर कितना दिया था? 4। वो जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल कंपनी अपने अकॉर्डिंग बनाया, और वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल हो गया, बिकॉज दूसरे कंपनी को लगा कि ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे तो हम पे भी वो सही रहेगा। बट अगर मैनेजमेंट कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है तो उसके इंटरनल फैक्टर्स वो कंट्रोल या मैनेज हो रहे हैं। बट जब गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज हो जाए तो उसमें आपके प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने प्रिंसिपल उस गवर्नमेंट पॉलिसी पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, फिर आपके प्रिंसिपल अप्लाई वहां पर नहीं होंगे, फिर दूसरे प्रिंसिपल नए टेक्नोलॉजी के अनुसार आपका प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, फैशन, ट्रेंड, टेस्ट, ह्यूमन बिहेवियर। अगर वो चेंज हो रहा है फिर आपके इंटरनल जो प्रिंसिपल आपने बनाया वो आपका अप्लाई नहीं होगा। लॉ, जब हम लॉ की बात करते हैं, जीएसटी लॉ आया 2017 में, कंपनी लॉ आया 2013 में, एलएलपी आया 2008 में, आईटी एक्ट आया 2008 में, कंपटीशन कमीशन जो कंपटीशन एक्ट है वो 2002 में आया। बहुत सारे ऐसे एक्ट आए, पार्टनरशिप का भी आप जानते होंगे। बट किसी लॉ के आने से क्या होता है ना, बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट वो एक बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, होल बिजनेस जो उस कैटेगरी में आते हैं। अगर पार्टनरशिप एलएलपी लॉ अगर चेंज होता है तो पूरे एलएलपी बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। कंपनी लॉ चेंज होता है तो पूरे कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेबी अपने रेगुलेशन गाइडलाइंस में चेंज करती है, आरबीआई करती है तो बैंक पे या कंपनी पे अप्लाई होगा। These all factors are called external factors. बिजनेस इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का मतलब हुआ सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास चारों तरफ है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली के दो फैक्टर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जिसमें इंटरनल फैक्टर्स हमने बोला कि जैसे कंपनी में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, पेमेंट को लेकर, काम को लेकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये इंटरनल फैक्टर हो गया। अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो इंटरनल फैक्टर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया, चोरी हो गया, डेटा लीक हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप देखोगे कभी कभी सर्वर डाउन हो गया, तो उसके इंटरनल फैक्टर्स थे। इसका इम्पैक्ट उस पे पड़ा या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी का सर्वर डाउन होता है, उस कंपनी का जो भी रिलेटेड कंपनी या सब्सिडियरी या कोई भी कंपनी होगा उस सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट होल कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पेस्टल की बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो हमेशा टैरिफ कभी लगा रहे हैं कभी नहीं लगा रहे हैं, या उन्होंने बोला कि चाइना पे टैरिफ कंटिन्यू रहेगा और अदर कंट्री पे 190 डेज का टैरिफ पॉज रहेगा। पॉज इन द सेंस कि टैरिफ उस समय अभी तक अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रंप के ये अनाउंसमेंट से भी क्या होता है, पूरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखते हो शेयर मार्केट कभी ग्रीन हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा रेड हो जाता है। जो ट्रंप के ये जो स्टेटमेंट है, ये लीगल फैक्टर में आएंगे, ये पॉलिटिकल फैक्टर में भी आएंगे। पॉलिटिकल फैक्टर में क्यों? अगर ट्रंप की सरकार आई तो उसने ऐसा डिसीजन लिया, हो सकता है कि बाइडेन की सरकार रहती कुछ और डिसीजन रहता। अब लीगल फैक्टर में क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप जो ये बात बोला है वो बात अब लॉ में मेंशन होगा ना, यानी लॉ बन गया, कानून की। हाँ, अमेरिका के कानून में टैरिफ के रिलेटेड ऐसे लॉ बन गए। आपने अभी जस्ट देखा कि लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पास हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो वो भी कह सकते हैं उससे रिलेटेड जो पर्सन होंगे, जो कंपनीज होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो भी बॉडीज होंगी, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं नहीं। तो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होता है। तो
तो पॉलिटिकल फैक्टर में जैसे कोई भी पार्टी, जैसे आप देखिए बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी या जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो पार्टी चेंज होता है तो ऑब्वियस बात है बिजनेस पे भी इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है। P4 हो गया पॉलिटिकल, E4 हो गया आपका इकोनॉमिकल। जैसे इकोनॉमिकल हमने बताया कि कुछ फैक्टर जो इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल का मतलब होता है फैशन, ट्रेंड, डिमांड, जो ये डिमांड सप्लाई का जो रिलेशन है वो चेंज हो रहा है, वेदर के कारण भी आपके फैक्टर इम्पैक्ट पड़ते हैं। परचेजिंग कैपेसिटी, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप नेशनल इनकम पढ़ रहे होंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, बैंकिंग पढ़ रहे होंगे, तो यानी इकोनॉमिक फैक्टर में से आरबीआई ने पॉलिसी चेंज कर दिया। आरबीआई 2-4 दिन पहले क्या हुआ था कि अपनी पॉलिसी लाई थी। आरबीआई की पॉलिसी कौन सी पॉलिसी कहलाती है, आप बताइए सौम्य, कोई नहीं बोलेगा, सौम्य बोलो। आरबीआई जो पॉलिसी लाता है उसको क्या पॉलिसी बोलते हैं? फिजिकल। तुम बताओ तो मैम, फिजिकल। तुम बताओ, फिजिकल। यही नहीं बोलते, पढ़ोगे तो समझोगे। और कोई बोलेगा? मॉनेटरी पॉलिसी। ये बच्ची थोड़ा कभी कभी अब्सेंट भी करती है बट कॉन्सेंट्रेट करती है। अभी सारे पूरे क्लास में उसी का कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, हम सबको नोटिस करते हैं। वो एक बार किसी से बात नहीं करती, पूरा फोकस रहता है कि सर जो बोल रहे हैं वो समझना है, और घर पे ही पढ़ती है। उसने जवाब दिया, ध्यान दीजिए, आपको अगर ताकतवर बनना है तो पढ़ाई में बनिए, जिम जाकर ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट दिखना है तो आपके स्टेटमेंट जो आंसर आए उसमें स्मार्टनेस दिखाइए। ये इम्पैक्ट जो आप अभी जो सुधारोगे अपने लाइफ में, उसका इम्पैक्ट आपको 5 साल 10 साल बाद बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन नहीं सुधारोगे बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। ये ध्यान दीजिए। जो टीचर पेरेंट्स बोलते हैं, जो अभिभावक, उनकी बात को सीरियसली फॉलो करिए। कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, कल करेंगे, कल कभी नहीं आने वाला है। टुमारो कभी आता है? नहीं आता है। टुमारो ही रहता है। इसलिए सुधारिए, एक्सक्यूज नहीं दीजिए, बहाना नहीं बनाइए। जो झूठ, छोटा मोटा झूठ भी नहीं बोलना है। पढ़ाई से रिलेटेड कतई झूठ नहीं। पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दोस्त, फ्रेंडशिप में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि पढ़ाई खराब तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हाँ, जैसे आरबीआई जो पॉलिसी लाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में एक मिनिस्ट्री है, वो पॉलिसी लाती है फिजिकल। अब वो कौन सी मिनिस्ट्री फिजिकल पॉलिसी लाती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं ना, फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी जब चेंज होती है, इधर फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लाती है, अभी जैसे 25 बेसिस पॉइंट घटाया है, रेट घटाया, इसका भी इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है। गवर्नमेंट की जैसे बजट आती है, उसका भी इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इकोनॉमी पड़ता है। अब इंश्योरेंस की पॉलिसी, बैंकिंग, तो ये सारे फैक्टर इकोनॉमिकल फैक्टर कहलाएंगे। कौन से फैक्टर कहलाएंगे? इकोनॉमिकल। इंडिया में जब कोविड का शुरुआत हुआ 2020 में, आप देख रहे हो 2 साल 1.5 साल रहा कोविड, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में अचानक से बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हो गया। मतलब कि कहा जाता है कि 2008 से 25 के बीच जो अभी राइट नाउ है, 2020 में सबसे अधिक बैंक में पैसा जमा हुआ है। अब बोलेंगे सर कैसे? सर आप इसका कोई लॉजिक बता सकते हैं? इसका कोई रीजन हो सकता है? यस, रीजन है। 2020 में क्या हुआ था, 20 की शुरुआत में शेयर मार्केट बहुत गिरा था। तो शेयर मार्केट जब गिरा था तो गिरने का मतलब कि आप सब लोग शेयर क्या करता है? सेल कर रहा है। शेयर सेल कर रहा है, म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है। तो उसमें जब पैसा आप सेल करके पैसे कहाँ आ जाएंगे? आपके पैसे बैंक में ही आ जाएंगे। तो बैंक का डिपॉजिट क्या हो जाएगा? बढ़ गया। लेकिन डिपॉजिट बढ़ा, फिर क्या हुआ? 21 की जब बात होती तो 21 में म्यूचुअल फंड का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोगों ने देखा कि मार्केट बहुत डीप हो गया है, अब हमको डीप पे क्या करना है? खरीद लेना है। ये सब नॉलेज भी रखने हैं, इससे इम्पैक्ट इकोनॉमी में बढ़ता है। बैंक में बहुत ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक पे प्रेशर आया कि डिपॉजिट प्रेशर हो गया है, हम लोन दे नहीं पा रहे, क्योंकि लोन लेने वाली कंपनी सब तो अभी बंद हो चुके थे, लोन लेगी नहीं। लेकिन डिपॉजिट जब आ गया तो बैंक का क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन आप तो लोन दे नहीं रहे तो आपको इंटरेस्ट रेवेन्यू आएगा? नहीं आएगा। ये सिस्टम था उस समय बैंक इंटरेस्ट ज्यादा भी दे रही थी। ऐसा दे रही थी, इसलिए दे रही थी तो बैंक में से फायदा ये हो रहा था कि बैंक पैसा तो आ रहे ना। अब बैंक सिर्फ डिपॉजिट और लोन का काम नहीं करके शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड का भी काम करती है। तो बैंक क्या करते? दूसरे एजेंसी को पैसा दे देती थी म्यूचुअल फंड में, यानी पैसा उधर डिपॉजिट आपका बैंक में जमा हो गया,
बैंक मान लो उस पर 4% इंटरेस्ट दे दिया, और म्यूचुअल फंड में बैंक पैसा वही पैसा आपका लगा के वहां से 12% 15% कमा रही है। दैट इज द बिजनेस की दूसरे के पैसा से बैंक बिजनेस करती है। कंपनी अगर लोन लेकर बिजनेस करती वही हुआ कि दूसरे के पैसा से हम लोन लेकर बिजनेस करते हैं। ये सारे फैक्टर कहलाएंगे इकोनॉमिकल। इंडिया में जानते होंगे कि डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है। तो जो थर्ड फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या कहता है, जैसे हम जिस सोसाइटी में यानी एज अ कंपनी जिस सोसाइटी में बिजनेस करती है, उस सोसाइटी में कंपनी का, जैसे आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, याद है? उमंग आप बताइए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कितने थे? कल ये सवाल भी पूछा गया था। कल जब सवाल पूछा गया आप सबको बता रहे हैं, आपने किसने जवाब दिया किसने नहीं दिया, लेकिन आप लोग किसी ने कल के सवाल का आंसर घर पे नहीं देखा होगा कि सर जो सवाल पूछो उसका आंसर क्या बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर एक सवाल अभी हम पूछे, आपके पास जवाब नहीं है, आपका ड्यूटी है घर पे जाकर उसको देख लेंगे सर क्या पूछे थे, इसका आंसर हमको नहीं आया। आप बताइए कैसा क्या था मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव? 3 क्या क्या होता है? हाँ, अब सोशल ऑब्जेक्टिव में 4-5 एलिमेंट थे। आप बताइए आकाश क्या एलिमेंट थे? वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और आप बताओ बेटा। डेवलपमेंट सोसाइटी। किसी को और पता है इसके अलावा? डोनेशन। और किसी को? मेन बात ही नहीं बोल रहे, 2-3 बात मेन है, 2 बात तो मेन है। तुम बताओ। ये बोलते हैं पढ़ाई पे फोकस करो, तुम भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। बताओ अनुष्का। वो तो वर्कर हो गया, तो पर्सनल प्रॉब्लम। सब कंपनी का, सोसाइटी में कंपनी जनरली सब नहीं करती फ्री एजुकेशन, वो कभी कभी कभार कहीं करती है, वो जनरली अपने एम्प्लॉय के फैमिली करता है। नहीं, आप प्रॉपर मेन पॉइंट नहीं बोल रहे हैं। 2 चीज मेन पॉइंट है जो सोसाइटी को उससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। वो तो बोल दिया। उसके अलावा क्वालिटी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दोगे ना। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर तो सोसाइटी को डायरेक्ट बेनिफिट होगा नहीं होगा। दूसरा, प्राइस आपका रीजनेबल होना चाहिए। यही तो सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा, सोशल फैक्टर। अब सपोज करिए कि सोसाइटी ने आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम कर दिया, इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अब क्यों किया होगा? वो मैटर कर सकता है कि क्वालिटी खराब होंगे या प्राइस ज्यादा होंगे, या आपका कोई निगेटिव कमेंट आ गया होगा। समटाइम ऐसा होता है, जैसे एलन मस्क के साथ ऐसा या किसी के साथ हो जाता है। तो सोशल जो हमारा फैक्टर्स है, जहां सोसाइटी हमारा कंपनी पे इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर टी फॉर हो गया, बता सकते हैं टी फॉर क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी समझते होंगे। टेक्नोलॉजी आज देखो, अभी जैसे देख रहे होंगे कि एआई कितना ज्यादा मतलब जॉब को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जितने ज्यादा स्किल्ड है उन्हीं की जॉब बची हुई है, जो अनस्किल्ड है उनकी जॉब सब एआई खत्म कर रही है। आप देख होंगे सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है या इनकम वो चेंज हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। जैसे अगर कंप्यूटर विंडोज की बात करें तो विंडोज से पहले क्या होता है, MS DOS हुआ करता था, फिर विंडोज आया, सॉरी XP आया, आई थिंक XP के बाद क्या आया, विंडोज आया। विंडोज के भी देखते होंगे वर्जन सब कितने हैं। अभी विंडोज क्या 13-12 चल रहा होगा, क्या चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है 12 चल रहा है, उस पर आर्गुमेंट नहीं करना है, हमारा विंडोज 12 चल रहा है। अब बताइए, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है विंडोज 7 पे भी काम किए होंगे, 8 पे भी काम किए होंगे, हो सकता है 12 भी आप नहीं काम किए होंगे। लेकिन जब आप 11 और 12 को, यानी किसी विंडोज को आपने एक जैसे जनरेशन को आपने कंपेयर किया होगा, तो आपने बहुत सारे फीचर को चेंज देखते हुए देखा होगा। मोबाइल फोन में देखिए 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G। आज टेक्नोलॉजी के चेंज होने से हमारे कैलकुलेशंस, मेजरमेंट, वैल्यूएशन या किसी प्रोडक्ट के प्राइस, उस सब पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइस जो पहले हुआ करती थी उससे अभी सस्ती हो गई है। इन्फ्लेशन रेट के अनुसार अगर देखें तो
आज टेक्नोलॉजी के कारण देखो आज डोर टू डोर सर्विस मिलने लगा है। आपको कहीं जाना नहीं है, लेकिन डोर टू डोर आपको क्या मिल रहा है? सर्विस मिल रहा है। बैंकिंग सर्विस आपके आसान हो गए हैं, इंश्योरेंस सर्विस आपके आसान हो गए हैं, आपके एजुकेशन के सर्विस आपके आसान हो गए, हेल्थ फैसिलिटी आपके आसान हो गए हैं। ये सारे ड्यू टू व्हाट? टेक। आप टेक में तो फिनटेक सुनते हो, फिनटेक फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी। तो आज अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, इवन दो सोल ट्रेडिंग फर्म भी हो, वो सब टेक्नोलॉजी का अपने लेवल से यूज करती है। आज देखिए छोटा सा मुजफ्फरपुर का लोकल बिजनेसमैन भी टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप ये सब छोटा मोटा चीज को यूज करता है कि आप होम डिलीवरी हम कर देंगे, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आप व्हाट्सएप में भी व्हाट्सएप बिजनेस करके एक ऐप आता है, उसमें आप कैटलॉग डाल सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, गूगल मैप को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है। आप फ्री में ऐड भी कर सकते हैं जैसे फेसबुक के थ्रू, या कुछ पैसा देंगे तो आपके ऐड क्या हो जाएंगे और एक्सपैंड कर जाएंगे ड्यू टू व्हाट? टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हमारा क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर सपोज करिए हम टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड ना हो, कोई ऐसी कंपनी जो कंपनी बहुत अच्छा उसका मार्केट शेयर था और टेक्नोलॉजी को उसने जब ऑफ नहीं किया तो उसने कंपनी को खत्म कर दिया, यानी कंपनी उससे खराब हो गई। नोकिया, कोडैक कैमरा का नाम सुना? कोडैक। तो कह सकते हैं कि कोडैक और नोकिया जैसी कंपनी जो है टेक्नोलॉजी को प्रॉपर एक्सेप्ट या एडॉप्ट नहीं किया, यानी वो अपने प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल नहीं रखा। वो अपना प्रिंसिपल लगा कि नहीं हम रिजिड ही नेचर के रहेंगे। उसने उसके अंदर में एक घमंड था, ईगो था कि भैया हमको कोई बीट नहीं कर सकता है। अगर आज एप्पल को ऐसा ईगो मान लो हो जाता है, एप्पल को ये ईगो हो जाता है कि भैया हमारे टेक्नोलॉजी को कोई बीट नहीं कर सकता, हमारे सिक्योरिटी फीचर कोई बीट नहीं कर सकता है, क्या इसको हम ईगो कह सकते हैं? कह सकते हैं। हो सकता है कि बाद में कोई कंपनी, मान लो कि टेस्ला ही है, वो ऐसा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर दे उससे भी हाई वर्जन का, तो एप्पल को क्या करना पड़ेगा? हर चीज को देखना भी है। हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है, वो कौन सा फीचर लाया, क्या हमारे सिक्योरिटी फीचर में कोई लूप है कि नहीं है, वो चेक करना है। तो एप्पल हमेशा क्या करता है? इम्प्रूव करता है। अब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना है, तो जापानी एक टेक्निक अप्लाई होता है। बताओ तो सौम्य वो जापानी टेक्निक कौन सा है? इम्प्रूव फॉर बेटर। बताओ, कल भी सवाल पूछे थे, तुम बताओ मन। केजन टेक्निक। केजन टेक्निक एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है इम्प्रूव फॉर बेटर। मतलब जितना भी आप अभी हैं, आपका मार्केट शेयर जितना भी है, आप कोशिश करो 1% मार्केट शेयर बढ़े, क्वालिटी हमारा इम्प्रूव हो। L4 हो गया लीगल फैक्टर। L4 क्या हो गया आपका? लीगल फैक्टर। ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर जिस नेचर का आपका बिजनेस है, उस नेचर से रिलेटेड अगर लॉ है, उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और जिस प्लेस पर आपका बिजनेस है, लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब जिस जगह पे बिजनेस है वहां का आपको लॉ जानना पड़ेगा। अगर कंपनी ग्लोबल बिजनेस कर रही है, मान लो कि यूक्रेन में बिजनेस कर रही है, रसिया में, यूएस में, तो वहां के लॉ जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। इवन तो इंडिया में अगर बिजनेस करते हैं तो समटाइम क्या होता है? रीजनल लॉ। इंडिया में लॉ दो तरीके से बनता है। इंडिया में लॉ दो तरीके से बनता है। एक बनता है पार्लियामेंट में, एक काम होता है जो पार्लियामेंट में लॉ बनता है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इंडिया इन द सेंस कि इंडिया के हर स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल कहाँ पास हुआ है? अब पार्लियामेंट ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। हाँ, उस पार्लियामेंट में ये कर सकता है कि किसी स्टेट को एग्जेम्प्ट करना, किसी स्टेट को एग्जेम्प्ट नहीं करना, वो संसद डिसाइड करेगा। संसद मतलब वहां पर कौन बैठते हैं? एमपी। एमपी कौन होता है? हर जगह का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है। तो पार्लियामेंट बात नहीं, पार्लियामेंट का जो लॉ है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। उसको स्टेट को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ये सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन एक लॉ जो स्टेट वाइज बनता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होता है, वो लॉ, जैसे मान लो बिहार की विधानसभा में कोई लॉ पास होता है तो क्या उसको यूपी में अप्लाई कर सकते हैं? बिहार में होगा। तमिलनाडु में कोई लॉ पास होता है तो तमिलनाडु में, अगर मान लो केरला में तो केरला में। बात ये होती है कि जैसे देखो ध्यान से, शराबबंदी की जब बात करते हैं तो ये शराबबंदी का लॉ बिहार में कहाँ पास हुआ होगा? पार्लियामेंट में कि लेजिस्लेटिव असेंबली में? बिहार के विधानसभा में। बिहार के विधानसभा में पास हुआ होगा, जो बिहार में एप्लीकेबल है। ये भी लीगल फैक्टर है। आपको दिल्ली का जो बिजनेस, शराबी बिजनेस होगा, मतलब शराब का बिजनेस करने वाला होगा,
वो सोचता होगा कि बिहार में बिजनेस कर सकता है, नहीं कर सकता। ये लीगल फैक्टर है। एंड छठा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में सारे आ जाएंगे। सारे मतलब कि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस के चारों तरफ क्या प्रॉपर उस बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। जैसे कस्टमर का होना, मार्केट, बैंक, जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनी, हमारा एम्प्लॉय प्रॉपर आसपास का, यानी सब कुछ जो फेवरेबल होना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये कहलाएगा पेस्टल। ठीक है, पेस्टल का फुल फॉर्म बताओ। पी फॉर क्या होगा? ई फॉर, एस फॉर, टी फॉर, एल फॉर, ई फॉर इन्वायरमेंटल। ये पेस्टल किस फैक्टर में आएगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल फैक्टर में है। कोई दिक्कत? स्क्रीन पर है, इसको रीड कर लीजिए। तो